Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन का जो मेथड है वो डिफरेंट है, उसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। तो एक ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इसके बारे में आपने पहला पॉइंट जो जहन में रखना है, इट हाइड्रा इज निडेरियन। अब निडेरियन क्या है? फर्स्ट ईयर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो हाइड्रा है वो सिलेंट्रेटा फाइलम या निडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है, और कोई भी ऐसा मेंबर एनिमल्स का जो निडेरिया से बिलोंग करते हैं उसे निडेरियन कहा जाता है। तो हाइड्रा भी चूंकि निडेरियन से बिलोंग करता है तो इस वजह से इसे निडेरियन कहा जाता है। और दूसरा, इसके पास कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है। हाइड्रा के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में भी 3-4 टॉपिक डिस्कस किए थे, डाइजेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो यहाँ भी सिंपल स्पेशलाइज सिस्टम तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो बॉडी की जो जनरल सरफेस है उससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई वाटर और साल्ट की मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जब भी ऑर्गेनिज्म किसी आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है तो आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में ना तो वाटर की मूवमेंट होती है ना साल्ट की मूवमेंट होती है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि हाइड्रा सिर्फ बाहर के इन्वायरमेंट में अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ही डिस्पोज ऑफ करता है। तो हाइड्रा इज ए निडेरियन, इट डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जस्ट सिंपली डिफ्यूजेस इनटू आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग। तो इसकी जो सराउंडिंग है वो बॉडी फ्लूइड के लिहाज से क्या है? आइसोऑस्मोटिक है। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डिस्कस द एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया की जब हम बात करें तो जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है एनिमल के, उसको फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है। अब फ्लैटवॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, यानी जो हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, तो उससे जो भी मेंबर बिलोंग करेगा वो फ्लैटवॉर्म कहलाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है? फ्लैट होती है। इस वजह से इनका नाम फ्लैटवॉर्म रखा गया। अच्छा, प्लेनेरिया फ्लैटवॉर्म के एक मेंबर है, लेकिन जब हम ओवरऑल फाइलम की बात करें तो ओवरऑल फाइलम के अंदर 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ पैरासाइट हैं। जो फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 2 तरह की होंगी, क्योंकि जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर को भी बाहर निकालना है और साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी बाहर निकालना है। तो इस वजह से ये दोनों जब चीज़ें मिलेंगी तो डाइल्यूटेड यूरिन हो जाएगा। तो ऐसा यूरिन जिसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी वाटर की हो तो वो क्या कहलाते हैं? डाइल्यूटेड यूरिन कहलाते हैं। तो इस वजह से अपने जहन में रखना है, फ्रेश वाटर फ्लैटवॉर्म्स जितने भी हैं वो हमेशा डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे प्लेनेरिया, ये फ्रेश वाटर फ्लैटवॉर्म्स है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिहाज से आपने जहन में रखना है, प्लेनेरिया क्या है? इट इज़ ए फ्रेश वाटर फ्लैटवॉर्म्स। लेकिन ज़्यादातर मेंबर प्लेटीहेल्मिन्थेस के या फ्लैटवॉर्म ग्रुप के ये पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट हमेशा होस्ट के लिहाज से आइसोटोनिक होते हैं। इस वजह से साल्ट की मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट नहीं होगी। सिर्फ इनका काम है जो इनकी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना, उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये होस्ट की बॉडी में सिर्फ बाहर एक्सक्रीट करेंगे जो इनके बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर में डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है और पैरासाइटिक में सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिन के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसके बाद हमने चूंकि प्लेनेरिया को डिस्कस करना है, तो प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। जो अगर प्रोटोनेफ्रिडियम की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसको डिफाइन करेंगे, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडियम। इसको प्रोटोनेफ्रिडियम कहा जाता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी एक ये है, ये पूरी बॉडी में फैला होता है, पूरी बॉडी के अंदर ये सिस्टम फैला होता है। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में जो मैंने ड्रा की है,
इसमें आपको नजर आएगा ये सारा अंदर से बंद है, कहीं भी आपको ओपनिंग नजर नहीं आएगी। सिर्फ दो यहां मैंने ओपनिंग ड्रा की है जिसके जरिए से चीज बाहर आएगी, यानी अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती। तो इस वजह से कहा जाता है इट इज ए क्लोज सिस्टम ऑफ क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग। इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं, हाँ बाहर होती है। इस बाहर वाली ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। अच्छा, फ्लैटवर्म्स की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड अपने मटेरियल को इस ट्यूबुलर सिस्टम में, ट्यूबुलर सिस्टम से डक्ट। अब सवाल ये है ट्यूब्यूल और डक्ट में क्या फर्क है? ट्यूब्यूल छोटी छोटी नालियों को कहा जाता है, डक्ट बड़ी नाली को कहा जाता है, जिसमें ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होकर अपनी सारा मटेरियल किस में डालती हैं? डक्ट में डालती हैं। और ये जो ग्रीन कलर की, इसको आप ट्यूबुलर सिस्टम समझे जो प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर है, और जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है इसको आपने एक्सक्रीटरी डक्ट समझना है, जिसमें इन सारी ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिस्टम की मटेरियल इस बड़ी सी डक्ट के अंदर आता है और इस बड़ी डक्ट के जरिए से बाहर चला जाता है। और इन ट्यूबुलर सिस्टम के ऊपर कैप लगी होती है और ये कैप छोटे छोटे सेल्स पर मुश्तमिल होती है और हर सेल्स के ऊपर सीलिया लगे होते हैं। और सीलिया जब मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट ऐसे लगती है जैसे शोला जल रहा हो। इस वजह से इनको कहा जाता है फ्लेम सेल्स। इनको क्या कहा जाता है? फ्लेम सेल्स। यानी आप कह सकते हैं ट्यूबुलर सिस्टम इज कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसके अंदर एक कैप लगी होती है जो सेल की बनी होती है और इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। कोई आपसे रीजन पूछे कि इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है, तो आपने कहना है कि अगर सीलिया जब बीट करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे शोला जल रहा है। बेसिकली वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था या इसको स्टडी किया था, उसने इसको शोला जलने से तशबीह दी, उसका नाम फ्लेम सेल्स रखा। तो हम भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो बीटिंग है वो चूंकि शोले की तरह नजर आती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। इसमें एक्सक्रीशन होती कैसे है? तो सबसे पहले आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वेस्ट जमा होता है। बीटिंग ऑफ सीलिया इस वेस्ट को कलेक्ट करके ट्यूबुलर सिस्टम में डालते हैं। ट्यूबुलर सिस्टम एक्सक्रीटरी डक्ट में डालता है और एक्सक्रीटरी डक्ट से बाहर सुराख के जरिए से बाहर निकल जाते हैं। उस सुराख को हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर। अच्छा, ये जो वर्ड है ना नेफ्रो, ये नेफ्रॉन, तो जब भी नेफ्रॉन का वर्ड है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इस वजह से नाम रखा गया प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इस सिस्टम की सबसे पहली बड़ी खासियत क्या है? इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में फैला होता है। नंबर 1, इट इज नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स, और इसके अंदर हमेशा बंद नालियां अंदर की तरफ होती हैं विदाउट इंटरनल ओपनिंग। अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती। उसके बाद इस सिस्टम की तीसरी प्रॉपर्टी है फ्लेम सेल्स। इस सिस्टम के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। अब फ्लेम सेल्स काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बाद दफा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है फ्लेम सेल्स क्या है। तो फ्लेम सेल्स को आपने पहले डिफाइन करना है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लेनेरिया आर कैप्ड। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं प्लेनेरिया के अंदर, उनके ऊपर कैप सी बनी है और ये कैप किसकी बनी हो? सेलुलर सेटअप, कुछ सेल्स की बनी हुई है जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। अब आपसे रीजन पूछी जाए कि फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है? ईच फ्लेम सेल हैज ए टफ्ट ऑफ सीलिया। हर फ्लेम सेल के ऊपर एक सीलिया का गुच्छा होता है और इस गुच्छे की हुज बीटिंग, और जब ये बीट करता है लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम्स, तो ऐसे लगता है एक जलता हुआ शोला आपको नजर आएगा। इस वजह से इनका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया। आगे फंक्शन क्या है कि जब भी बीटिंग ऑफ सीलिया होगी, सीलिया की बीटिंग की वजह से, सीलिया की मूवमेंट की वजह से प्रोपेल का लफ्ज़ी मतलब क्या? धकेलना। तो ये धकेलेंगे, सीलिया की मूवमेंट धकेलेगी तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट है उसको ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर धकेलेगी। वेस्ट ऑफ, या एक वर्ड आप ऐड करेंगे, वेस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। आगे ट्यूबुलर सिस्टम से वो जाएगा एक्सक्रीटरी डक्ट में।
ट्यूबुलर सिस्टम आर ड्रेन्ड। ड्रेन का लफ्ज़ी मतलब होता है कि जैसे निकासी के लिए हम हमारे घरों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है जो घर के सारे गंदे पानी को घर से बाहर निकाल रहा होता है। तो ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट, और एक्सक्रीटरी डक्ट से आउटसाइड चले जाएंगे, और जिस स्ट्रक्चर के जरिए से जाएंगे उसका नाम क्या है? नेफ्रिडियोपोर। यानी आप अगर एक फ्लो चार्ट बनाएं, सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लेम सेल, ट्यूबुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी डक्ट, नेफ्रिडियोपोर एंड आउटसाइड, तो ये एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रोटोनेफ्रिडियम है, अच्छा इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कोई ब्लड वेसल नहीं होती, ये आपने जहन में रखना है कि इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, एंड इट इज़ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिस्टम, और ये पुराने ऑर्गेनिज्म में है, क्योंकि फ्लैट वर्म्स की जब हम बात करते हैं तो ये चूँकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में ये समझा जाता है कि शायद इनकी एवोल्यूशन पहले हुई है और एडवांस टाइप ऑफ और एनिमल्स की जो एवोल्यूशन है वो बाद में हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा एनिमल है उसका नाम है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस फाइलम से बिलोंग करता है, उसका नाम है एनिलीड्स। एनिलीड्स, और इसकी एनिलीड के जितने भी मेंबर हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, दे आर द सेगमेंटेड एनिमल्स। उनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, इस वजह से इसको सेगमेंटेड एनिमल कहा है। जैसे मैंने 2 सेगमेंट यहां ड्रा किए हैं। और अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम है मेटानेफ्रिडियम। मेटानेफ्रिडियम, तो मेटानेफ्रिडियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रिडियम। तो सबसे पहले आपने पूरी बॉडी में एक ही सिस्टम नहीं फैला होता, बल्कि हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया है। यानी ये जो सिस्टम है ये हर सेगमेंट में 2 पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं। 2 इसमें होंगे, 2 इससे अगले में होंगे, 2 इससे अगले में होंगे, 2 इससे अगले में, ऐसे। तो हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, पहले पॉइंट। और अगर आप लोग देखें कि इस सिस्टम के अंदर ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, बाहर के लिए भी ओपनिंग है और अंदर के लिए भी ओपनिंग है, तो इसका मतलब है इसके दोनों एंड्स ओपन हैं। इंटरनल ओपनिंग भी है, एक्सटर्नल ओपनिंग भी है, और इंटरनल ओपनिंग के ऊपर सीलिया लगा होते हैं, सीलिया का एक गुच्छा है। तो जो इंटरनल ओपनिंग है इसको नेफ्रिडियोस्टोम या नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। तो मेटानेफ्रिडियम की प्रॉपर्टी है, इट हैज सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रिडियोस्टोम या नेफ्रोस्टोम इमर्स्ड इन सेलोमिक फ्लूइड। अब इसकी बॉडी के अंदर आपको पता है सेलोमिक फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि हम कहते हैं जो अर्थवॉर्म्स हैं दे आर द सीलोमेट्स। अब सीलोमेट से क्या मुराद है? विच हैव सीलोम। सीलोम बॉडी कैविटी को कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी हो वो सीलोमेट कहलाता है, और उस ट्रू बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीलोम। और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। अब फ्लैट वॉर्म में हमने ये सीलोमिक फ्लूइड का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि फ्लैट वॉर्म्स दे हैव नो बॉडी कैविटी, दे हैव नो सीलोम। इस वजह से इनके फ्लूइड को हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी पहला जो हमारा लेक्चर था वो इसी पे था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो हमारे पास फ्लूइड है जो टिश्यू के अराउंड होते हैं। अब ये सेलोमिक फ्लूइड है, ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं चूंकि ये सीलोम में पाए जाते हैं इस वजह से इसका नाम सीलोमिक फ्लूइड है। तो इस सीलोमिक फ्लूइड में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और वेस्ट को फिर नेफ्रिडियोस्टोम इकट्ठा करते हैं, यानी इस इंटरनल ओपनिंग के जरिए से एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। अच्छा, यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, हमेशा जो पिछले सेगमेंट का मेटानेफ्रिडिया है वो अगले सेगमेंट के सेलोमिक फ्लूइड से वेस्ट कलेक्ट कर रहा होता है। यानी आप कह सकते हैं जैसे ये हमारे पास मेटानेफ्रिडिया है तो इसने कलेक्शन कब से कहाँ से करनी है? उससे जो अगला सेगमेंट है। इसी तरह जो उससे पिछला सेगमेंट है उसका नेफ्रोस्टोम यहाँ खुला होगा, नेफ्रोस्टोम यहाँ खुला होगा। तो पहला काम क्या हुआ? वेस्ट किस में गए हैं? नेफ्रिडियोस्टोम में, और फिर वेस्ट जाते हैं ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, और ये ट्यूबुलर सिस्टम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं जो वेस्ट को इकट्ठा करती हैं।
अच्छा, यहाँ एक आपने बात जहन में रखनी है, जो प्लेनेरिया का प्रोटोनेफ्रीडियम है इससे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ चीज़ है कि इसकी जो ट्यूब्यूल्स है इट इज़ इन्वेलप्ड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसमें एक कैपिलरीज का गुच्छा लिपटा होता है। अब इस गुच्छे का फ़ायदा क्या होता है, चूँकि ये इंटरनल ओपनिंग थी इस वजह से यहाँ फ्लूइड जो आता है उसमें सिर्फ वेस्ट नहीं होते, काफ़ी सारा एक्स्ट्रा वाटर भी होता है, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा साल्ट भी होते हैं। तो जब ये गुजरता है इस ट्यूबुलर सिस्टम से, जैसे मैंने यहाँ ड्रा किया है कि जब वेस्ट ट्यूबुलर सिस्टम से गुजरता है तो इसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है विद इन ब्लड, और ब्लड के जरिए से ये फिर पूरी बॉडी में चला जाते हैं। जो सारा वेस्ट नहीं, जो साल्ट है और जो वाटर है, जो बेनिफिशियल साल्ट है, जो वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, इट इज रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स। तो कैपिलरीज के नेटवर्क का फायदा क्या है कि यहाँ रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इस वजह से अर्थवॉर्म आप कह सकते हैं ये ड्राई कंडीशन में भी रह सकते हैं। जो प्लेनेरी है वो ड्राई कंडीशन में नहीं रह सकते, तो ये ड्राई कंडीशन में भी रह सकते हैं क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। और उसके बाद जब ट्यूबुलर सिस्टम से चीज़ गुजर रही होती है तो यूजफुल चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब ट्यूबुलर सिस्टम से ब्लेडर में चीज़ आती है, अब जाहिर बात उसमें से काफ़ी हद तक पानी निकल चुका है तो वो कंसनट्रेटेड है और उसको पीरियडिकली बाहर निकाल दिया जाता है। यानी अगर आप इसके रूट की बात करें, सबसे पहले सिलोमिक फ्लूइड, फिर नेफ्रिडियोस्टोम, फिर कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, फिर उसके बाद ब्लेडर, यहाँ कंसनट्रेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं और उसके बाद फिर इस नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से बाहर निकल आती हैं। तो जब हम मेटानेफ्रीडिया की बात करते हैं, पहला पॉइंट, हर सेगमेंट के अंदर एक नेफ्रीडिया का पेयर होता है, मेटानेफ्रीडिया का। और उसके बाद जो हमारे पास अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर एक इंटरनल ओपनिंग होती है जिसको नेफ्रिडियोस्टोम का। अच्छे डू नॉट हैव फ्लेम्स, इसमें कोई फ्लेम सेल्स नहीं होते, बल्कि इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं और ये प्लेनेरिया के लिहाज से थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है। तो ये इस तरह मैंने जो लिखा है ये थोड़ा सा डिफरेंस समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। तो जिस वक्त आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये मैंने सेकंड पॉइंट से स्टार्ट किया है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, प्रोटोनेफ्रीडियन इट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, मेटानेफ्रीडिया इट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। ये पूरी बॉडी में फैला होता है, ये हर सेगमेंट में अलग-अलग होते हैं। इसमें इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, इसमें इंटरनल ओपनिंग होती है जिसको नेफ्रिडियोस्टोम कहा जाता है। अच्छा, नेफ्रिडियोस्टोम के ऊपर या नेफ्रोस्टोम के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज नेफ्रोस्टोम या व्हाट इज नेफ्रिडियोस्टोम। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम इज कॉल्ड एज नेफ्रिडियोस्टोम या नेफ्रोस्टोम। इसका फंक्शन क्या है, इट कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड, ये इसका फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद इनकी बॉडी में फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, उनके एंड्स पर कुछ कैप बनी होती हैं जो सेल की बनी होती हैं, जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास स्टफ्ड ऑफ सीलिया होते हैं। जब वो बीट करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक फ्लेम जल रहा है। फंक्शन क्या है, जब भी इनकी बीटिंग होगी, सीलिया की बीटिंग होगी, मूवमेंट होगी, तो यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वेस्ट इकट्ठा होगा, ट्यूबुलर सिस्टम में जाएगा, ट्यूबुलर सिस्टम से एक्सक्रीटरी डक्ट में जाएगा, नेफ्रिडियोपोर के जरिए से बाहर चलाएगा। तो मेटानेफ्रीडियम में फ्लेम सेल्स नहीं होते और इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एब्सेंट होता है। इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिस्टम है, ये एडवांस टाइप ऑफ सिस्टम है। तो ये 5-6 डिफरेंस है जो आप दोनों के अंदर लिख सकते हैं। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, दोनों इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.